बच्चों, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, यानी शोध पर आधारित प्रोग्राम है, जिसमें 10 से 17 वर्ष के बच्चे पार्टिसिपेट या प्रतिभाग करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप लोकल एरिया प्रॉब्लम यानी स्थानीय समस्या पर कैसे शोध या रिसर्च करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिसर्च या शोध अब बच्चों का खेल है, तो आपको रिसर्च करना है, शोध करना है, लेकिन खेल खेल में करना है। बेटा, रिसर्च का मतलब है प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचना। अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचने का एक विधि हम अपनाते हैं, या मेथडोलॉजी हम जिसे कहते हैं, या हम उसे रिसर्च मेथडोलॉजी कहते हैं। आपको सबसे पहले स्थानीय समस्या चुनना है। यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको स्थानीय समस्या को चुनना है जो आपके मोहल्ले की, गली की, गांव की, तहसील की समस्या हो। समस्या को चिन्हित करने के बाद समस्या के समाधान तक पहुँचने की वैज्ञानिक विधि इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझी जा सकती है। इस प्रोसेस को आप साइंटिफिक मेथडोलॉजी या रिसर्च मेथडोलॉजी कह सकते हैं। इस फ्लो चार्ट में कुल 9 स्टेप्स हैं। इन 9 स्टेप्स को मैं आपको इससे अवेयर करा दूं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम यानी समस्या को पहचानना। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम, समस्या के कारणों को पहचानना। स्टेप नंबर 3, फ्रेम हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम, यानी कारणों के आधार पर परिकल्पना गढ़ना। स्टेप 4, ऑब्जेक्टिव्स या हम इसे हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। स्टेप 5, मेथडोलॉजी, हिंदी में कार्यविधि कहते हैं। स्टेप 6, डेटा कलेक्शन यानी आंकड़ों का संग्रह। इसके लिए सामान्यतः जो विधियां इस्तेमाल की जाती हैं या जो मेथड हम अपनाते हैं वो हैं एक्सपेरिमेंट मेथड यानी प्रयोग विधि, सर्वे मेथड यानी सर्वेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि। स्टेप 7 यानी एनालिसिस ऑफ डेटा, आंकड़ों का विश्लेषण। स्टेप 8, हाइपोथेसिस को चेक करना यानी चेक हाइपोथेसिस वेदर योर हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट और रॉन्ग, यानी परिकल्पना को आपको चेक करना है कि आपने जो अंदाज़ा लगाया था वो सही है या गलत है। स्टेप नंबर 9, इफ़ हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट, अगर आपकी परिकल्पना सही है तो समाधान दीजिए। इफ़ योर हाइपोथेसिस इज़ रॉन्ग, अगर आपकी परिकल्पना गलत है तो इसका मतलब आपने जो समस्या का कारण का अंदाज़ा लगाया था वो अंदाज़ा आपका गलत है, तो इसका मतलब इस समस्या के लिए कोई और अन्य कारण जिम्मेदार है। अब इस फ्लो चार्ट के माध्यम से सीखते हैं कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में स्थानीय समस्या पर कैसे कार्य करना चाहिए। बच्चों, ये स्टार्टिंग है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की। जब भी आप इस प्रोग्राम में प्रतिभाग करते हैं या करने जा रहे हैं तो आपको इसी फ्लो चार्ट से शुरुआत करना चाहिए। आपको एक कॉपी बना लेनी चाहिए। आपकी भाषा में उसे रफ कॉपी कह सकते हैं, वैज्ञानिक भाषा में हम उसे लॉग बुक या दैनंदिनी कहते हैं। ये कॉपी में आप सबसे पहली शुरुआत इसी फ्लो चार्ट से करेंगे। इस फ्लो चार्ट के स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 9 तक पूरा फ्लो चार्ट पहले पेज पर बना लीजिए। फिर इसके बाद स्टेप वाइज इस पर जो भी समस्या आपने चिन्हित करी है या जो भी वर्क करने जा रहे हैं, आप इस फ्लो चार्ट के अनुसार उस कॉपी में करते जाइए। जैसे इस फ्लो चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फ्लो चार्ट के स्टेप नंबर 1 के अनुसार हमें अपने क्षेत्र की समस्या को चिन्हित करना है, या दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या को पहचानना, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो आप अपनी कॉपी में स्टेप नंबर 1 लिखिए और उसके आगे लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, और अगर हिंदी में लिखते हैं तो लिखिए समस्या को पहचानना, और उसके नीचे जो भी आपकी स्थानीय समस्या है उसे आप लिख दीजिए, लिखते जाइए। इस फ्लो चार्ट को समझने के लिए एक काल्पनिक समस्या को चिन्हित कर लेते हैं। जैसे तहसील कोल, ज़िला अलीगढ़ में रहने वाले बच्चों ने ये देखा कि उनके गांव में श्वास रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये समस्या बढ़ रही है। तो उन्होंने स्टेप नंबर 1 में लिखा रेस्पिरेटरी डिजीज़ प्रॉब्लम
इन तहसील कोल डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। तो उन्होंने अपने बच्चों ने अपने ज़िले की, अपने तहसील की और इवन अपने गांव की बहुत छोटी सी एक समस्या को चिन्हित करा और उसे लिख लिया कॉपी में। स्टेप नंबर 2, इसमें लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। इस फ्लो चार्ट के साथ ही बढ़ रहे हैं हम आगे। तो आप कॉपी में स्टेप नंबर 2 लिखिए और उसमें डालिए, हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखिए कि समस्या के कारणों को चिन्हित करना, और आप इस समस्या के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो कारण लिखिए। इसमें आपको ज्ञान है तो आप खुद भी लिख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ किन किन कारणों से होती है, आपके क्षेत्र में कौन से कारण दिख रहे हैं। आप गाइड टीचर की मदद ले सकते हैं, अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं, और समस्या के जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारण आपको लग रहे हों वो 1, 2 या 3 आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जैसे बच्चों ने पहला कारण लिखा स्मोकिंग यानी धूम्रपान, दूसरा लिखा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या होता है, जो हवा में कण तैरते हैं। रोशनदान से जब धूप आती है तो हमें हवा में तैरते हुए कण दिखाई देते हैं, पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ये इतने हल्के हैं कि ये सेटल नहीं होते, नीचे नहीं गिरते, हवा में तैरते रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। WHO ने ये एक फ़िगर दी है कि 250 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब अगर इनकी मात्रा है हवा में तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर इनकी मात्रा इससे ज़्यादा बढ़ रही है, अधिक हो रही है, तो ये हमारे पॉपुलेशन में श्वास संबंधी रोग कर सकते हैं। तो बच्चों को ये सबसे ज़्यादा दिखा अपने क्षेत्र में कि ये कारण हो सकते हैं, उन्होंने इसे चिन्हित कर लिया। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन समय की उपलब्धता, शोध जो करने जा रहा है, रिसर्च जो बच्चे कर रहे हैं, उनकी उम्र, स्कूल में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कारणों को चुनना चाहिए। इसके बाद आप बच्चों कॉपी में स्टेप नंबर 3 लिखिए। स्टेप नंबर 3 में लिखा हुआ है फ्रेम हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखिए, कारणों के आधार पर परिकल्पना गढ़ो। तो कैसे परिकल्पना गढ़ना है, कारणों के आधार पर कैसे गढ़ा जाता है, हम ये अब सीखते हैं। परिकल्पना को आप जो साधारण भाषा में आप अगर जानना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि समस्या के कारणों का अंदाज़ा लगाना। जैसे स्मोकिंग हमने कारण लिखा तो हमारी हाइपोथेसिस हो जाएगी कि स्मोकिंग के कारण श्वास रोगियों की संख्या बढ़ रही होगी, ये हमारा अंदाज़ा है। तो ये जो अंदाज़ा है इसी को हम परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। दूसरा कारण हो सकता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो हमारी हाइपोथेसिस होगी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की अधिक मात्रा के कारण श्वास रोगियों की संख्या बढ़ रही होगी। तो ये हमारे 2 हाइपोथेसिस हो गए फ्रेम। हमने किसके आधार पर करा, कारणों के आधार पर किया। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आप लास्ट तक देखेंगे कि स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 9 तक सारे स्टेप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए स्टेप नंबर 4 यानी ऑब्जेक्टिव्स, हिंदी में लिखते हैं तो उद्देश्य। बच्चों उद्देश्य में क्या लिखा जाता है, आपको सीखना है, यानी आपको सीखना है हाउ टू फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स। अपने आप से ये प्रश्न करो, हाइपोथेसिस पढ़ो और फिर अपने आप से प्रश्न करो कि क्या करोगे, क्या करने जा रहे हो। जो कुछ भी आपका उत्तर होगा वो आपका उद्देश्य होगा, यानी उद्देश्य परिकल्पना के आधार पर लिखना है। आपको याद दिला रहा हूँ फिर से कि कारणों के आधार पर परिकल्पना गढ़ी थी और परिकल्पना के आधार पर उद्देश्य लिखना है। जैसे पहली हाइपोथेसिस थी, पहली परिकल्पना थी कि स्मोकिंग के कारण श्वास रोगियों की संख्या बढ़ रही होगी, तो पहला उद्देश्य होगा कि स्मोकिंग से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करेंगे या श्वास रोगियों से संबंधित डेटा कलेक्ट करेंगे। दूसरी हाइपोथेसिस थी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की अधिक मात्रा के कारण श्वास रोगियों की संख्या बढ़ रही होगी, तो आपको दूसरा उद्देश्य आपका होगा कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे, आंकड़े इकट्ठा करेंगे।
स्टेप नंबर 5 यानी अपनी कॉपी में जब आप उद्देश्य लिख लेते हैं तो उसके बाद स्टेप नंबर 5 लिखिए। इंग्लिश में लिखते हैं तो मेथोडोलॉजी लिखिए, हिंदी में लिखते हैं तो कार्यविधि लिखिए। अब इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें अपने आप से प्रश्न करो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो और अपने आप से प्रश्न करो कि कैसे करोगे। तो सभी ऑब्जेक्टिव्स की कार्यविधि यानी मेथोडोलॉजी आपको लिखना है। जैसे पहला उद्देश्य है कि हम स्मोकिंग से संबंधित डेटा कलेक्ट करेंगे, श्वास रोगियों से संबंधित डेटा कलेक्ट करेंगे। अपने आप से प्रश्न करो कैसे करोगे, तो उसका जो जवाब होगा वो आपकी कार्यविधि होगी। जैसे आपकी कार्यविधि पहले ऑब्जेक्टिव के आधार पर हो जाएगी कि हम सर्वे या सर्वेक्षण करेंगे। उस सर्वे का पूरा प्रोसीजर लिखिए, और अगर आप क्वेश्चनायर या सर्वे शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस एज ए सैम्पल आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में भी उस सर्वे शीट को एज ए सैम्पल लगाना है आपको। दूसरा उद्देश्य आपने निर्धारित किया था कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करेंगे, तो इसके आधार पर दूसरी कार्यविधि को लिखो, यानी दूसरी कार्यविधि लिखो कि कैसे करोगे। यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट करोगे, उस एक्सपेरिमेंट का पूरा प्रोसीजर आपको इस भाग में लिखना है। जब आप मेथोडोलॉजी लिख लेते हैं, फिर आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए स्टेप नंबर 6 डेटा कलेक्शन यानी आंकड़े एकत्र करना। हेडिंग डालिए। बच्चों, ये आप जान लो कि डेटा कलेक्शन के लिए ये सबसे 3 सरल विधियां हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड, सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इनका प्रयोग करते हो। जैसे आपने ऊपर मेथोडोलॉजी लिखी, उसमें आपको उसमें स्मोकिंग से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना है, आपको रोगियों से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना है, तो आप यहाँ पर सर्वे मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा पता करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। यानी ये जो परियोजना एक मैं आपको बता रहा हूँ, इस परियोजना में आप सर्वे मेथड भी इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, आप एक्सपेरिमेंट मेथड भी इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए। बेटा, मेथड चाहे जो भी हो लेकिन साइंटिफिकली वैलिड होना चाहिए, विज्ञान विधि पर आधारित होना चाहिए। यदि सर्वे मेथड में सर्वे फॉर्म बना रहे हो तो सीखो भी, अपने बड़ों की मदद लोगे। सर्वे फॉर्म में क्या होना चाहिए, क्वेश्चनायर कैसे तैयार करते हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको रिसर्च कराना और आपसे नई खोजें कराना नहीं है। इसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझाना सबसे मुख्य उद्देश्य है। और इसके साथ साथ आप और अन्य चीज़ों को भी सीखेंगे, जैसे मैप बनाना सीखेंगे, आप क्वेश्चनायर तैयार करना सीख रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना सीख रहे हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। यदि एक्सपेरिमेंट मेथड का चयन किया है तो एक्सपेरिमेंट साइंटिफिकली वैलिड होना चाहिए। सर्वे या एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से आपको डेटा प्राप्त होगा, आंकड़े मिलेंगे। इसके बाद आपके जो भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं उन डेटा को आप लिखते जाइए। आप जो भी ऑब्जर्वेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंट जो भी परफॉर्म कर रहे हैं आप इसी कॉपी में लिखते जाइए सारी चीज़ों को। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 7 यानी हेडिंग डालिए आंकड़ों का विश्लेषण करो या डेटा एनालिसिस करो। डेटा एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ही आप ये चेक कर पाओगे कि आपने जो अंदाज़ा लगाया था, आपने जो हाइपोथेसिस फ्रेम करी थी, वो सही है या गलत है। जो भी डेटा एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन मेथड से आपको मिलेगा, आप उसे टेबल में ऑर्गेनाइज करो, ग्राफ बनाओ, डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करो, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करो। आंकड़ों के विश्लेषण से आप बता पाओगे कि श्वास की जो बीमारी का कारण है वो स्मोकिंग है या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की अधिक मात्रा है। इसके बाद आंकड़ों के विश्लेषण के बाद आप किसी परिणाम पर पहुंचेंगे, आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। फिर आप स्टेप नंबर 8 लिखिए चेक हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना को चेक करना है कि वो सही है या गलत है। परिकल्पना का मतलब था
समस्या के संभावित कारणों का अंदाज़ा लगाना। आपने अंदाज़ा लगाया था कि स्मोकिंग ज़िम्मेदार होगी इस समस्या के लिए। आपने अंदाज़ा लगाया था सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इसके लिए ज़िम्मेदार होगा। यदि डेटा एनालिसिस के आधार पर ये प्रूफ हो जाता है कि स्मोकिंग श्वास रोगियों के लिए ज़िम्मेदार है, तो फिर आप स्टेप नंबर 9 पर आ जाएंगे। यानी अगर आपकी परिकल्पना सही है तो समाधान प्रस्तुत कर पाएंगे आप। अंदाज़ा सही निकला यानी हाइपोथेसिस सही है, तो समस्या का समाधान आप बता पाओगे। यदि आपकी परिकल्पना गलत निकलती है, यानी स्टेप नंबर 8 के अनुसार आपकी परिकल्पना गलत है, तो स्टेप नंबर 9 में लिखा हुआ है कि अगर हाइपोथेसिस गलत है तो आप अन्य फैक्टरों के बारे में, अन्य कारणों के बारे में आप सोचिए और कार्य करिए उन पर। डेटा एनालिसिस के आधार पर ये प्रूव हो जाता है कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा मानक से ज़्यादा है, तो आपका अंदाज़ा यानी सही है, हाइपोथेसिस सही है। अगर परिकल्पना सही है तो आपको समस्या के कारण यही जिम्मेदार निकला, ये प्रूफ हो गया और आप समाधान बता पाओगे। यदि ये समस्या का समाधान अगर प्रस्तुत करोगे तो इन्हें पॉइंट वाइज लिखना है बेटा, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि ये कारण इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं निकला, यानी हाइपोथेसिस आपकी गलत हो गई, तो अन्य तीसरे कारण के बारे में आप सोचोगे, प्लान करोगे और वर्क करोगे। यानी इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा कि कैसे स्थानीय समस्या को चिन्हित कर समाधान तक पहुंचा जाता है। बेटा अब दूसरा जो हमारा जो मोटिव था इस वीडियो का, वो था कि पहले तो हम नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में कैसे कार्य प्रारंभ करते हैं वो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से सीखेंगे। जब हम सारा काम कर लेते हैं तो हमें सब थीम डिसाइड करना होता है। जैसे सब थीम और फोकल थीम से रिलेटेड अन्य वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, उन वीडियोस को आप देख सकते हो ताकि आपकी समझ में आए कि इस फोकल थीम क्या है। उसे हम लोगों ने 5 सब थीम्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे नो योर इकोसिस्टम, फॉस्टरिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग, सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस फॉर सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। ये 5 सब थीम है और हमारी जो परियोजना है, हमने जो कार्य किया है वो किसी एक सब थीम के अंतर्गत आना चाहिए। बच्चों, सब थीम डिसाइड करने से पहले आप सब थीम 2022 वाला जो वीडियो है इस चैनल पर उपलब्ध है, उसे आप ज़रूर देख लेना। उसमें आपको 5 सब थीम की डिटेल दी गई है। इस परियोजना में बच्चों ने सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जो विज्ञान विधि पर आधारित था। परियोजना में एक इनोवेशन किया गया, एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया जो कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा नापने में मदद कर रहा था। परियोजना मानव स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई थी, इसलिए परियोजना का सब थीम कौन सा सबसे ज़्यादा सूट करता है, वो है बेटा सब थीम नंबर 5, यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। यानी इसमें इनोवेशन भी है, इसमें इकोसिस्टम के पैरामीटर्स भी हैं, यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इसलिए इसके लिए सबसे जो सूट करता है सब थीम, वो करता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। अब ये आपने सीख लिया कि किस तरह से वर्क करते हैं, आपने ये भी सीख लिया कि सब थीम कैसे डिसाइड करना चाहिए। बच्चों, इस चैनल से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, यानी नेशनल चिल्ड्रन साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं इस चैनल पर। और अब जब हम इस पूरे कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी ये अभी तक हमने सारा काम रफ़ कॉपी में किया है, जब हम ये सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें फिर उसको फेयर कैसे करना है, यानी इसके बाद हमें 3 चीज़ें तैयार करनी है: प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 4 चार्ट तैयार करने और ओरल प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी चाहिए, 4 चार्ट कैसे तैयार करने चाहिए, ओरल प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करना चाहिए, ये सब मैं आपको अगले वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में सिखाऊंगा इस लेटेस्ट फोकल थीम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो आपको अगर
इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।